बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। कर्नल डेविड की कार आंधी और तूफान की तरह कस्बा अल-जौफ की तरफ उड़ती हुई चली जा रही थी। इसके पीछे 4 कारों में सवार कैप्टन रैंडल और इसका ग्रुप था। कैप्टन रैंडल कर्नल डेविड के साथ ही उसकी कार में मौजूद था। जनाब, अल-जौफ में हमारा प्लान क्या होगा? कैप्टन रैंडल ने कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारे आदमी सारे कस्बे में फैल जाएंगे और जो मशकूक आदमी नजर आए इसे उड़ा लिया जाए और हम डॉक्टर हारन की रिहाइशगाह पहुंचकर वहां से मालूम करेंगे कि लेबॉर्ट्री कहाँ है ताकि इसकी हिफाजत की जा सके। वहाँ के मुलाजिमीन को लाजमन इस बात का इल्म होगा, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। लेकिन वहाँ तो डोमेरी और इसका ग्रुप काबिज होगा, कैप्टन रैंडल ने कहा। ओ हाँ, वाकई सदर साहब ने इसे वहाँ रहने का कहा था, कर्नल डेविड ने इस तरह चौंकते हुए कहा जैसे इसे अब इस बात का ख्याल आया हो। लेकिन सर, इमरान और इसके साथी भी तो यकीनन वहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो इस लेबॉर्ट्री की ही तलाश होगी, कैप्टन रैंडल ने कहा। हाँ, और सिर्फ वहीं से ही इसका पता चल सकता है। ठीक है, देखते हैं चलकर। तुम अपने आदमी को ट्रांसमीटर पर हुक्म दे दो कि वो कस्बे की हदूद में ही रह जाए और जो मशकूक आदमी नजर आए उसे गोली से उड़ा दें, कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रैंडल ने जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, कैप्टन रैंडल कॉलिंग। ओवर, कैप्टन रैंडल ने कहा। यस सर, एंथोनी अटेंडिंग यू। ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। एंथोनी, तुम अपने आदमियों के साथ कस्बा अल-जौफ में ही रह जाओ। तुम लोगों ने पूरे कस्बे में फैल जाना है और जिस आदमी के ऊपर भी तुम्हें शक हो कि इमरान या इसका साथी हो सकता है, इससे कुछ पूछगछ किए बगैर उसे गोली से उड़ा देना और ख़ास तौर पर कारों पर नज़र रखना। ये बड़े साहब का हुक्म है और तुम जानते हो कि बड़े साहब अपने हुक्म की तामील किस तरह चाहते हैं। ओवर, कैप्टन रैंडल ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर। ओवर, दूसरी तरफ से एंथोनी ने जवाब दिया। हम डॉक्टर हारन की रिहाइशगाह पर जाएंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें वहाँ कॉल कर लेंगे। ओवर एंड ऑल, कैप्टन रैंडल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे वापस अपनी जेब में डाल दिया और कर्नल डेविड की तरफ इस तरह देखने लगा जैसे इसे दाद का ख्वाहा हो। गुड, तुमने अच्छा हुक्म दिया है, कर्नल डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया सर, कैप्टन रैंडल ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद इनकी कार कस्बे की हदूद में दाखिल हो गई और इनके हुक्म में आने वाली कार रुक गई जबकि वो आगे बढ़ते चले गए। तुम्हें डॉक्टर हारन की रिहाइशगाह का तो इल्म है ना? कर्नल डेविड ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, ड्राइवर ने जवाब दिया तो कर्नल डेविड ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। कस्बे को क्रॉस करके कार आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो दरख्तों में घिरी हुई एक शानदार और पुरशिकवा इमारत के बंद गेट के सामने पहुंचकर रुक गई। गेट खुलवाओ, कर्नल डेविड ने कैप्टन रैंडल से कहा तो कैप्टन रैंडल तेजी से कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेजी से सतून की तरफ बढ़ने लगा जहां डोर फोन और इसके दरमियान कॉल बेल का बटन लगा हुआ था। इससे कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। कौन है? चंद लम्हों बाद डोर फोन से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। GP5, फाटक खोलो, कैप्टन रैंडल ने तहकमाना लहजे में कहा। बेहतर जनाब, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और चंद लम्हों बाद गेट मैकांकी अंदाज में खुलता चला गया और कैप्टन रैंडल तेजी से वापस कार में आकर बैठ गया तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। वसी और ईज पोर्च खाली पड़ा हुआ था। कार पोर्च में जाकर रुक गई तो एक आदमी तेजी से अंदरूनी तरफ से निकलकर बाहर आ गया। इसी लम्हे कर्नल डेविड और कैप्टन रैंडल दोनों दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर आए। कहाँ है वो डोमेरी? कहाँ है वो? कर्नल डेविड ने गुराते हुए कहा। मादाम डोमेरी तो जनाब 2-2.5 घंटे हुए वापस चली गई हैं। उनके जाने के बाद GP5 या चीफ कर्नल डेविड भी अपने साथियों के साथ आए थे, वो भी निस्फ घंटा हुआ चले गए, मुलाजिम ने जवाब दिया तो कर्नल डेविड और कैप्टन रैंडल दोनों इसकी बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़े। क्या क्या कह रहे हो? कर्नल डेविड तो मैं हूँ, कर्नल डेविड ने हैरत के साथ गुस्से से चीखते हुए कहा। वो जनाब, उन्होंने कहा था कि वो कर्नल डेविड हैं, GP5 के चीफ। इनके साथ एक औरत भी थी और 4 मर्द भी थे। उन्होंने हम सबको बड़े हॉल में इकट्ठा किया और इनके साथियों से रिहाइशगाह की तलाशी ली। इनका कहना था कि यहाँ पाकिस्तानी एजेंट छुपे हुए हैं। फिर वो मार्टिन से डॉक्टर साहब के दफ्तर में जाकर बातें करते रहे। इसके बाद वो मुझे ये कहकर चले गए कि मार्टिन डॉक्टर साहब के दफ्तर में एक ज़रूरी काम करने में मसरूफ़ है, सुबह से पहले इसे डिस्टर्ब ना किया जाए, मुलाजिम ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, वेरी सैड, यकीनन इमरान और इसके साथी होंगे। ओह, कहाँ है दफ्तर और कहाँ है वो मार्टिन? कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा।
वो जनाब उधर है, आइए जनाब, मुलाजिम ने घबराए हुए लहजे में कहा और फिर तेजी से वापस मुड़ गया। कर्नल डेविड कैप्टन रैंडल इसके पीछे चलते हुए इस दरवाजे तक पहुंच गए जो कि बंद था। ये दफ्तर का दरवाजा है जनाब, मुलाजिम ने एक दरवाजा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो कर्नल डेविड ने आगे बढ़कर दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया और वो अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे कैप्टन रैंडल भी अंदर दाखिल हुआ। लाश, ओह ये तो लाश पड़ी है, ओह इसकी गर्दन तोड़ दी गई है, बुलाओ इस मुलाजिम को बुलाओ। कर्नल डेविड ने एक तरफ दीवार के साथ पड़ी हुई लाश को देखते ही चीख कर कहा तो कैप्टन रैंडल तेजी से वापस मुड़ा। अंदर आओ, कैप्टन रैंडल ने दरवाजे के बाहर खड़े मुलाजिम से चीखते हुए कहा। तो वो मुलाजिम जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और इसके हलक से बेइख्तियार खौफ भरी चीख निकल गई। ओह ओह जनाब, ये तो मार्टिन है, डॉक्टर साहब का खास मुलाजिम। मगर ये तो मर गया, मुलाजिम ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। डॉक्टर साहब का खास मुलाजिम, ओह फिर इस शैतान ने लाजमन इसे बहुत कुछ मालूम कर लिया होगा। ये साउंड प्रूफ कमरा है, इसलिए वो इसे यहाँ ले आया होगा। बुलाओ सब मुलाजिमों को बुलाओ, जल्दी करो, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। तो वो मुलाजिम तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ की तलाशी लो कैप्टन, कर्नल डेविड ने कहा और फिर कैप्टन रैंडल जैसे ही मेज की तरफ बढ़ा। रुक जाओ, वो शैतान अगर यहाँ से होकर गया है तो इसे लामहला तलाशी भी ली होगी, इसलिए अब इसका कोई फायदा नहीं, कर्नल डेविड ने कहा। तो कैप्टन रैंडल रुक गया। इसी लम्हे इस मुलाजिम के साथ 4 और मुलाजिम अंदर दाखिल हुए। इन सब के चेहरों पर खौफ था और रंग उड़े हुए थे। वो लोग जाते हुए क्या साथ ले गए हैं, कर्नल डेविड ने पूछा। जनाब मैंने एक खिड़की से देखा था, इसके हाथ में सुर्ख रंग की एक फाइल थी और दूसरे हाथ में मार्टिन का ट्रांसमीटर था, एक मुलाजिम ने डरते डरते कहा। तो कर्नल डेविड और कैप्टन रैंडल दोनों चौंक पड़े। मार्टिन का ट्रांसमीटर, क्या मतलब, कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब मार्टिन डॉक्टर साहब का खास मुलाजिम और राजदार था, इसे डॉक्टर साहब के तमाम राजों का इल्म था। इसके पास एक छोटा सा ट्रांसमीटर था जो डॉक्टर साहब ने उसे दिया था। जब डॉक्टर साहब लेबॉर्ट्री में होते तो मार्टिन ज़रूरत पड़ने पर इस ट्रांसमीटर पर इनसे बात करता था, मुलाजिम ने जवाब दिया। वो ट्रांसमीटर कहाँ रखता था, कैप्टन रैंडल ने पूछा। जनाब इसी दफ्तर में दीवार के अंदर एक खुफिया अलमारी में, इसी मुलाजिम ने जवाब दिया। कौन सी अलमारी, कहाँ है वो अलमारी, कर्नल डेविड ने घुराते हुए कहा। जनाब जहाँ मार्टिन की लाश पड़ी है, इस दीवार के साथ है, एक बार मार्टिन ने मुझे दिखाई थी, मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा। खोलो इसे, कर्नल डेविड ने कहा। तो मुलाजिम तेजी से आगे बढ़ा और इसने दीवार की जड़ में एक मामूली सी उभरी हुई ईंट पर पैर मारा तो सर की आवाज़ के साथ दीवार दरमियान से हट गई और अलमारी जाहिर हो गई, जिसके 2 खाने थे और दोनों खानों में फाइलें भरी हुई थी। ओह तो इसके अंदर फाइलें हैं, यहाँ से वो इमरान फाइल ले गया है, कर्नल डेविड ने कहा और जल्दी से आगे बढ़कर एक फाइल उठाई और इसे खोलकर देखने लगा और फिर मुंह बनाकर एक तरफ फेंक दी। सर वो फाइल लाजमन इस लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में होगी, कैप्टन रैंडल ने कहा। डॉक्टर साहब से मेरी बात कराओ, जल्दी करो, फ़ोन मिलाओ इनसे, कर्नल डेविड ने मुलाजिमों से कहा। जनाब हमें तो नंबर का इल्म नहीं, डॉक्टर साहब का फ़ोन मार्टिन ही अटेंड करता था और जनाब मार्टिन जब फ़ोन करता था तो ट्रांसमीटर पर ही बात करता था, फ़ोन पर नहीं करता था, मुलाजिम ने जवाब दिया। ओह ओह ये तो बहुत गलत बात हो गई, वो शैतान तो इस ट्रांसमीटर पर डॉक्टर हारंग से बात करके सब कुछ मालूम कर लेगा। वो तो सदर साहब की आवाज़ में भी बात कर सकता है और मेरी आवाज़ में भी। वेरी सैड, कर्नल डेविड ने कहा और तेज़ी से मेज़ की एक तरफ लपका जिस पर फ़ोन पड़ा हुआ था। इसे फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस प्रेसिडेंट हाउस, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5, सदर साहब कहाँ हैं, कर्नल डेविड ने पूछा। सदर साहब एक हंगामी मीटिंग में मसरूफ़ हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अचानक तशरीफ़ ले आए थे, उनसे मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ से कहा गया। सदर साहब से कह दें कि कर्नल डेविड इंतहाई ज़रूरी बात करना चाहता है, अगर वो फौरी वक्त दे दें तो ठीक है, वरना जिस वक्त को कहें मैं इस वक्त फ़ोन कर लूँगा, कर्नल डेविड ने कहा। बेहतर सर, मैं इनके सेक्रेटरी से बात करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं सर, कुछ देर की खामोशी के बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, कर्नल डेविड ने कहा। सदर साहब की पर्सनल सेक्रेटरी से बात कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कर्नल डेविड चीफ ऑफ GP5 बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, मैं पर्सनल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रही हूँ, सदर साहब इंतहाई अहम मीटिंग में मसरूफ़ हैं जनाब, पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। इनसे बात कराओ, मैंने भी इनसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, कर्नल डेविड ने होंठ चबाते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद सदर की तहकमाना और बावकार आवाज़ सुनाई दी।
कर्नल डेविड बोल रहा हूँ जनाब, डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह से जनाब। कर्नल डेविड ने बात शुरू की तो फिर वो मुसलसल बोलता चला गया। इसने बता दिया था कि वो यहाँ पहुँचा तो मादाम डोमेरी पहले ही जा चुकी थी और यहाँ इमरान और इसके साथी पहुँचे। उन्होंने डॉक्टर हारंग के खास मुलाजिम को हलाक किया और खुसूसी ट्रांसमीटर और फाइल ले गए। तो फिर सदर ने पूरी बात सुनने के बाद तल्ख लहजे में कहा, जनाब यहाँ से डॉक्टर हारंग से बात नहीं हो सकती क्योंकि इनका फ़ोन नंबर किसी को भी मालूम नहीं है, जबकि वो इमरान ट्रांसमीटर पर न जाने किसकी आवाज़ में डॉक्टर हारंग से बात करके कोई चक्कर चला ले। जनाब हो सकता है कि वो आपके लहजे में बात करें, इसलिए सर डॉक्टर हारंग को असल पोजीशन का इल्म होना चाहिए सर, कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम असल कर्नल डेविड बोल रहे हो, दूसरी तरफ से सदर ने कहा। ओह यस सर, आपकी बात दुरुस्त है सर, आप जिस तरह चाहें तसल्ली कर लें सर, कर्नल डेविड ने कहा। अच्छा बताओ कि जब मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर आया था तो मैंने किस तरह पहचाना था कि लाशें इमरान और इसके साथियों की नहीं हैं। सदर वाकई इम्तिहान लेने पर तुल गया था। सर पहले आपने कहा था कि इसमें किसी औरत की लाश नहीं है, जबकि इमरान के साथ एक औरत भी थी, और फिर सर आपने एक लाश के पैर में जूते पर लगी हुई GP5 की मोहर चेक कर ली थी। सर कर्नल डेविड ने कहा। मैं जब तुम्हारे हेडक्वार्टर आया था तो मेरे साथ कौन कौन था? सदर शायद पूरी तरह तसल्ली करने पर तुले हुए थे। जनाब आप अकेले तशरीफ लाए थे, कर्नल डेविड ने जवाब दिया। ओके ठीक है, मैं डॉक्टर हारंग से बात करके उन्हें तुम्हारे मुतालिक ब्रीफ कर दूंगा। तुम 10 मिनट बाद उन्हें फ़ोन कर लेना और फ़ोन नंबर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी से ले लेना। लेकिन अब के बाद तुम जब भी डॉक्टर हारंग से बात करोगे तो तुम अपने नाम के साथ कर्नल नहीं लगाओगे, सिर्फ डेविड कहोगे, समझ गए हो? सदर ने कहा। यस सर, कर्नल डेविड ने कहा, और इसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया। तुम लोग बाहर जाओ और इस लाश को भी उठाकर ले जाओ, डेविड ने मुलाजिम मीन से कहा। तो इनमें से 2 मुलाजिमीन ने आगे बढ़कर मार्टिन की लाश उठाई और वो सब कमरे से बाहर निकल गए। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स के हुदूद अरबा का इल्म हो जाए तो हम ज़्यादा अच्छी तरह इसकी हिफाजत कर सकते हैं, कैप्टन रैंडल ने कहा। हुदूद अरबा को हमने चाटना है अहमक आदमी, हमें इस कॉम्प्लेक्स के बैरूनी रास्तों की निगरानी करनी है, कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो कैप्टन रैंडल होंठ भेजकर खामोश हो गया। कर्नल डेविड ने कमरे में टहलना शुरू कर दिया। चूंकि कर्नल डेविड कुर्सी पर ना बैठा था, इसलिए कैप्टन रैंडल भी खड़े रहने पर मजबूर था। कर्नल डेविड बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखता और फिर टहलना शुरू कर देता। फिर घड़ी देखकर वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ लपका और इसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस प्रेसिडेंट हाउस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5, पर्सनल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट से बात कराओ, कर्नल डेविड ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो पर्सनल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ से चंद लम्हों बाद एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, आपने मुझे डॉक्टर हारंग की लेबॉर्ट्री का नंबर देना है, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, नोट करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही एक नंबर बता दिया गया। इस नंबर से पहले आप 5 बार 0 डायल करेंगे, तब ये नंबर मिलेगा, पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। ओके, कर्नल डेविड ने कहा और क्रेडिट दबाकर इसने हाथ उठाया और फिर पहली बार 5 बार 0 डायल करके इसने पर्सनल सेक्रेटरी का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस, राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5, डॉक्टर हारंग से बात कराओ, कर्नल डेविड ने कहा। चूंकि वो अपना नाम कर्नल डेविड बताने का आदी था, इसलिए सिर्फ डेविड कहना इसके लिए प्रॉब्लम सा बन गया था, और यही वजह थी कि वो अटक सा गया था। वैसे इसे खुद भी अपना नाम अजनबी सा महसूस हो रहा था, लेकिन जाहिर है सदर साहब का हुक्म था, इसलिए वो मजबूर था। यस, डॉक्टर हारंग बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। आपकी रिहाइशगाह से, कर्नल डेविड ने कहा। मुझे सदर साहब ने बताया है कि दुश्मन एजेंट मेरी रिहाइशगाह में पहुंच गए थे और उन्होंने मेरे खास मुलाजिम मार्टिन को भी हलाक कर दिया है। डॉक्टर हारंग का लहजा तल्ख था। आपको दुरुस्त इत्तला मिली है, कर्नल डेविड ने कहा। वेरी बैड, अगर दुश्मन एजेंट इस तरह दंदनाते फिरते रहे तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे अपने मुलाजिम की मौत का बेहद अफसोस है। वैसे मुझे मार्टिन ने ट्रांसमीटर कॉल करके बताया था कि कोई मादाम डोमेरी अपने साथियों के साथ मेरी रिहाइशगाह पर आई थी और इसने कंट्रोल संभाल लिया था, फिर वो वापस चली गई। ये सब क्या कार्रवाई हो रही है? डॉक्टर हारंग ने कहा। हम सब यहाँ आए तो मार्टिन की लाश आपके ऑफिस में पड़ी थी और आपके दूसरे मुलाजिम ने बताया कि वो पाकिस्तानी एजेंट जाते हुए मार्टिन का ट्रांसमीटर भी ले गए हैं और एक सुर्ख रंग की फाइल भी साथ लेकर गए हैं। यकीनन ये कॉल जो आप कह रहे हैं
वो इन्हीं पाकिस्तानी एजेंटों ने ज़बरदस्ती मार्टिन से कराई होगी, ताकि वो कंफर्म हो सके कि इनकी बात इस ट्रांसमीटर पर आपके साथ हो सकती है, कर्नल डेविड ने कहा। ओह ओह, तो ये बात है। मैं भी हैरान था कि आखिर मार्टिन को क्या हुआ, इसने क्यों अचानक कॉल कर दी, जबकि वो मेरा मिजाज शनास था। वो जानता था कि कब इसने बात करनी है और कौन सी बात करनी है, लेकिन वो ट्रांसमीटर क्यों साथ ले गए हैं, इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा, डॉक्टर हारंग ने कहा। डॉक्टर हारंग, ये पाकिस्तानी एजेंट जिनका लीडर अली इमरान है, दुनिया का ख़तरनाक और शातिर तरीन इंसान है, बल्कि इंसान नहीं है, मुकम्मल और मुजस्सिम शैतान है। मेरा इससे 10-12 बार टकराव हो चुका है। मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये शख्स ना सिर्फ हर किस्म का मेकअप कर लेता है, बल्कि ये फौरी तौर पर दुनिया के हर इस शख्स की आवाज़ और लहजे की इस तरह नकल कर लेता है कि शायद मुतालिका आदमी खुद भी ना पहचान सके। हो सकता है कि वो इस ट्रांसमीटर पर आपसे मार्टिन की आवाज़ और लहजे में बात करे, या मेरी आवाज़ में बात करे, और ये भी हो सकता है कि वो सदर साहब की आवाज़ और लहजे में बात करके आपको हुक्म दे और अपना मिशन मुकम्मल कर ले। सदर साहब भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझे हिदायत की है कि मैं जब आपसे बात करूं तो अपना नाम कर्नल डेविड की बजाय सिर्फ डेविड कहूं, कर्नल डेविड ने कहा। ओह, तो ये बात है। इसलिए सदर साहब ने मुझे कहा था कि जब भी वो मुझसे बात करेंगे तो इनकी सेक्रेटरी पहले LBC के अल्फाज बोलेगी, तब मैं समझा करूं कि सदर साहब से बात कर रहा हूं। इस वक्त तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी, लेकिन अब मेरी समझ में ये बात आ रही है। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं मोहतात रहूँगा, डॉक्टर हारंग ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर साहब, आपने लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स की फाइल यहाँ अपने दफ्तर में क्यों रखी हुई थी, कर्नल डेविड ने कहा। क्या कह रहे हो, क्या मतलब, डॉक्टर हारंग ने चौंक कर कहा। आपके दफ्तर की दीवार में मौजूद खुफिया अलमारी में फाइलें भरी पड़ी हैं, और इमरान इनमें से एक फाइल लेकर अपने साथ गया है। जाहिर है वो फाइल लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में ही होगी, वरना वो इससे साथ लेकर क्यों जाता, और बाकी फाइलें यहाँ क्यों छोड़ जाता, कर्नल डेविड ने तल्ख लहजे में कहा। लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई फाइल नहीं है, अलबत्ता लॉन्गबर्ड फार्मूले की फाइल ज़रूर अलमारी में मौजूद थी। वो मेरी ज़ाती यादाश्त थी। मेरे तो जहन में भी ये तस्वुर ना था कि इस खुफिया अलमारी को भी कोई चेक कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद तुम बेफिक्र रहो, वो इस फाइल में से कुछ हासिल ना कर सकेगा, क्योंकि ये तैयारे के बुनियादी फार्मूले के मुतालिक है। ये साइंसी फार्मूला है और इस कदर पेचीदा है कि सिर्फ ऐसा साइंसदान ही उसे पढ़ सकता है जो तैयारा साजी में अथॉरिटी हो। इसके अलावा वो आम तहरीर में नहीं है, बल्कि कंप्यूटर पंचिंग में है, इसलिए वो इससे क्या हासिल कर सकता है, डॉक्टर हारंग ने कहा। आपको शायद मालूम नहीं है कि अली इमरान ने साइंस में डॉक्टरेट किया हुआ है। वो MSc DSc है, और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। आपने बहुत गलत किया है कि इस कदर अहम और कीमती फार्मूला आपने अपनी रिहाइशगाह में रखा हुआ था। आपको उसे कॉम्प्लेक्स में रखना चाहिए था। अब अगर वो शैतान इस कॉम्प्लेक्स को तबाह ना भी कर सका, तो ये फार्मूला पाकिस्तान लेकर जाएगा, और वहाँ इन लोगों ने इस फार्मूले पर लॉन्ग बर्ड तैयार करना शुरू कर देना है, कर्नल डेविड ने कहा। आइंदा मेरे साथ बात करते हुए मोहतात भी रहा करो, और अपना लहजा भी दुरुस्त रखा करो, समझे। तुम GP5 के चीफ ज़रूर हो, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर हारंग है। मैं चाहूँ तो एक लम्हे में तुम GP5 के चीफ की बजाय सड़कों पर जूतियाँ चटखाते फिरते नजर आओगे। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो कि मैं इस कदर अहम फार्मूला वहाँ रखूँगा? वो सिर्फ इब्तिदाई फार्मूले के बारे में इब्तिदाई पॉइंट्स हैं, इनसे लॉन्ग बर्ड किसी सूरत भी तैयार नहीं हो सकता, डॉक्टर हारंग ने तेज़ लहजे में कहा। आई एम सॉरी डॉक्टर हारंग, मेरा मकसद ना आपकी तौहीन करना था, और ना ही मैंने दानिस्ता ऐसा किया है। बहरहाल फार्मूले वाली बात तो बाद में होगी। आप मुझे बताएं कि आपकी लेबॉर्ट्री में दाखिले और बाहर जाने के रास्ते कहाँ कहाँ हैं, कर्नल डेविड ने फ़ौरन ही माजरत करते हुए कहा, क्योंकि इसे भी मालूम था कि डॉक्टर हारंग इस वक्त इसराइल का चोटी का साइंसदान है और सदर तक इसकी बात नहीं टाल सकते, और फिर से लेबॉर्ट्री के बारे में ही पूछना था। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो, डॉक्टर हारंग ने इसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। इसलिए डॉक्टर हारंग कि लामहला इमरान इन रास्तों पर ही हमला करेगा, और अगर हमें इनके बारे में मालूम नहीं होगा तो फिर हम अंधेरे में टामक टुइयाँ मारते रह जाएंगे, जबकि इमरान किसी न किसी तरह इनका सुराग लगा लेगा, कर्नल डेविड ने कहा। लेकिन वो किसी तरह भी कॉम्प्लेक्स में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ के हिफाजती इंतजाम ऐसे हैं कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, डॉक्टर हारंग ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन आप कम अज़ कम वो इलाका तो बता सकते हैं ताकि हम इस इलाके में पिकटिंग कर सकें। आखिर हमें भी तो इल्म हो कि हमने कहाँ पिकटिंग करनी है, वरना हम पूरे इसराइल में कहाँ कहाँ मारे फिरेंगे, कर्नल डेविड ने कहा। हाँ, ये अलबत्ता बताया जा सकता है, बल्कि मुझे इस बारे में मज़ीद बात भी करनी पड़ेगी। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स का एक ही रास्ता है जिसे अब मुकम्मल तौर पर अंदरूनी तरफ से सील्ड कर दिया गया है, इसलिए बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। ये रास्ता एक सीड फार्म में खुलता था, और ये सीड फार्म असवंद के करीब असवंद स्टेशन से मशरिक की तरफ एक वसी और अरीज मैदान के अंदर बना हुआ है।
अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला दी गई है कि सीड फार्म में नस्ब साइंसी आलात ने निशानदेही की है कि वहाँ फायरिंग हुई है। किसने की है और क्यों की है, इसका मुझे इल्म नहीं, क्योंकि रास्ता सील्ड है। अलबत्ता मैंने ये आलात ही ऑफ कर दिए हैं ताकि हमारी तवज्जो बैरूनी तरफ जा ही ना सके, डॉक्टर हारंग ने कहा। इस सीड फार्म में जहाँ से रास्ता जाता है वहाँ से फायरिंग हुई है, कर्नल डेविड ने बुरी तरफ उछलते हुए कहा। हाँ, डॉक्टर हारंग ने कहा। कब, किस वक्त, कर्नल डेविड ने पूछा। तकरीबन 1 घंटा पहले, डॉक्टर हारंग ने जवाब दिया। ठीक है जनाब, आप बेफिक्र रहें, अब GP5 सब कुछ ठीक कर लेगी। गुड बाय, कर्नल डेविड ने कहा और एक झटके से रिसीवर कर्नल पर पटक दिया। चलो कैप्टन रैंडल, सबको बुलाओ, हमें फौरन असवन पहुंचना है, वहाँ यकीनन इमरान ने फायरिंग की होगी। जल्दी करो, कर्नल डेविड ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सीड फार्म की छत पर डोमेरिया और कैथी दोनों एक छोटी सी दीवार की ओट में कुर्सियां रखे बैठी हुई थीं। पूरे फार्म में ड्यूक और इसके ग्रुप का कब्जा हो चुका था। इस पर कब्जे के दौरान उन्हें मज़ाहिमत का सामना भी करना पड़ा था। ये मज़ाहिमत 4 मुसल्लह चौकीदारों की तरफ से हुई थी, लेकिन ड्यूक और इसके ग्रुप ने इन चारों चौकीदारों को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। इनकी कोशिश तो यही थी कि वो इन्हें बेहोश करके कैद करें, लेकिन वो चारों वाकई तरबियत याफ्ता थे, इसलिए उन्होंने उल्टा ड्यूक और इसके ग्रुप के 2 आदमियों को जख्मी कर दिया था। इसलिए ड्यूक ने इन्हें हलाक करने का हुक्म दे दिया और फिर इन्हें कुछ देर की शदीद जिद्दोजहद के बाद हलाक कर दिया गया। डोमेरिया और कैथी ने पूरे सीड फार्म का मुआयना किया, लेकिन इस सीड फार्म में सिवाय सीड की बोरियों से भरे हुए बड़े बड़े गोदामों और एक दफ्तर के अलावा कुछ ना था। इस दफ्तर में भी सिवाय सीड बिजनेस की रिपोर्ट्स, कागजात और हिसाब किताब के अलावा कोई चीज़ थी ही नहीं। हत्ता कि डोमेरी ने इंतहाई हसास आलात से पूरे सीड फार्म की चेकिंग की थी, लेकिन ना ही इसे किसी जगह कोई तहखाना नजर आया और ना ही वहाँ किसी किस्म का कोई साइंसी आला नस्ब था। यूँ लगता था जैसे वो वाकई एक आम सा कारोबारी फार्म हो। इसके बावजूद डोमेरी ने ड्यूक और इसके ग्रुप को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत की और फिर वो दोनों ही ऊपर छत पर कुर्सियां रखवा कर बैठ गईं, क्योंकि नीचे कमरों में सीड की मखसूस बू से उन्हें इंतहाई वहशत सी हो रही थी। ऊपर छत के चारों कोनों में एक एक आदमी मौजूद था, जिन्होंने आंखों से नाइट टेलीस्कोप लगाई हुई थी, ताकि अगर कोई किसी भी तरफ से सीड फार्म की तरफ आए तो इसे दूर से ही मार्क किया जा सके। वैसे भी सीड फार्म के चारों तरफ दूर दूर तक वीरान मैदान सा फैला हुआ था। अलबत्ता सामने काफी फासले पर असवंद रेलवे स्टेशन की बत्तियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही थीं। मुझे तो लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं, कैथी ने कहा। क्यों, डोमेरी ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि यह सीड फार्म तो कतई आम सा फार्म है। अगर यहाँ इस कदर अहम कॉम्प्लेक्स का रास्ता होता तो यहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम होते, कैथी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो डोमेरी बेख्तियार हंस पड़ी। आजकल हिफाजती इंतजाम को इंसान की नफ्सियात के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वीरान इलाके में अगर सीड फार्म के अंदर और बाहर फौज का पहरा होता या 50-60 मशीन गन बरदार हर तरफ पहरा देते दिखाई देते, छत के चारों कोनों पर चेकिंग टावर्स बने हुए होते और इनके अंदर सर्च लाइट्स मौजूद होती, तो क्या दुश्मन एजेंटों या फ़लस्तीनी दहशतगर्दों को ये मालूम ना हो जाता कि ये आम सा सीड फार्म नहीं है, बल्कि यहाँ लाजमन कोई ना कोई हुकूमती राज मौजूद है। लेकिन अब तुमने खुद महसूस किया है कि यह आम सा सीड फार्म है, इसलिए यहाँ किसी कॉम्प्लेक्स का रास्ता नहीं हो सकता, और यही बात बावर कराई जानी मकसूद थी। और इसी वजह से आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका कि लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स का रास्ता इस सीड फार्म से निकलता है, डोमेरी ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ साइंसी आलात तो बहरहाल नस्ब होने चाहिए थे, या फिर कोई तहखाना होता या किसी तरह रास्ते का कोई निशान तो होता। बेशक वो बंद होता, लेकिन होता तो सही, कैथी ने जवाब देते हुए कहा। वैसे तो मुझे भी इस बात पर हैरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा भी सीक्रेट के तहत किया गया होगा, वरना दुश्मन एजेंट भी इन साइंसी आलात को चेक कर सकते थे। और हमें इससे कोई मतलब नहीं कि रास्ता कहाँ से है और कहाँ से नहीं। हमारे यहाँ कब्जे का मकसद दूसरा है कि अगर इमरान और इसके साथी यहाँ आए तो हम इनका खात्मा कर सकें, डोमेरी ने कहा। लेकिन अब तो मैं सोच रही हूँ कि अगर इमरान को यहाँ का इल्म ना हो सका, तब हमें तो इस नक्शे की वजह से इल्म हो गया है। अगर नक्शा तुम्हें ना मिलता तो हमें भी इसके बारे में ज़िंदगी भर इल्म ना हो सकता, कैथी ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और चारेकार भी क्या है, और इमरान और इसके साथियों को बहरहाल और किस तरीके से तलाश करेंगे, डोमेरी ने कहा। अगर हम कस्बा अल-जौफ में पिकेटिंग करते तो ज़्यादा बेहतर ना होता, कैथी बोली। पहली बात तो यह है कि हमारे पास कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है, दूसरी बात यह है कि हमारी तादाद महदूद है, और तीसरी बात यह कि वहाँ कर्नल डेविड और इसकी पूरी GP5 मौजूद है। इसलिए हो सकता था कि हम मशकूक समझकर किसी को उड़ा देते और वो पाकिस्तानी एजेंट की बजाय GP5 का आदमी निकलता, तो तुम खुद बताओ कि कैसा तूफान खड़ा हो जाता।
और दूसरी बात यह कि GP5 जो पागल कुत्तों की तरह वहां घूम रही होगी, वो मैं मशकूक समझकर गोलियों से उड़ा सकती थी। और तीसरी बात यह कि इमरान और इसके साथी वहां कस्बे में सैर तफरी तो करते नहीं फिर रहे होंगे। हम यहाँ दुरुस्त तौर पर मौजूद हैं। जब भी इमरान यहाँ पहुंचेगा हमारे हाथों मारा जाएगा, डुमेरी ने कहा। सुबह जब दफ्तर का वक्त होगा तो यहाँ ना जाने कितने अफराद आ जाएंगे। इस वक्त क्या होगा, कैथी ने कहा। सबको भगा दिया जाएगा कि यहाँ हुकूमत की एजेंसी काबिज है, हंगामी हालात हैं। और क्या हो सकता है, डुमेरी ने कहा। इसका एक और भी हल हो सकता है कि सुबह को आप यहाँ से सदर साहब से बात करें और इनके नोटिस में ले आएं। इससे हमें हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा, कैथी ने कहा। लेकिन हम सदर साहब को क्या बताएंगे कि हमें यहाँ का कैसे इल्म हुआ, डुमेरी ने कहा। तुम मेरा नाम ले सकती हो कि कैथी के किसी मुखबर ने बताया है, कैथी ने कहा। ठीक है, सुबह होगी तो फिर जैसे हालात होंगे देख लेंगे, डुमेरी ने जवाब दिया। और कैथी ने इस्बात में सर हिला दिया। अगर हम डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह पर फ़ोन करें तो कम अज़ कम ये तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या इमरान वहाँ पहुँचा है कि नहीं। कुछ तो हालात से आगे ही हो सकेगी। थोड़ी देर बाद कैथी ने कहा तो डुमेरी हंस पड़ी। तुम्हें वाकई इस तरह फारिग बैठने से बड़ी उलझन हो रही होगी, क्योंकि तुम इस किस्म के हालात की आदी नहीं हो, जबकि हमें ऐसे इंतज़ार करने की आदत है। बहरहाल तुम्हारी बात ठीक है, इस तरह वाकई हालात से आगे ही हो सकती है। ऑफिस में कॉर्डलेस फ़ोन भी मौजूद है, जाओ लेकर आ जाओ, डुमेरी ने कहा। तो कैथी मुस्कुराती हुई उठी और तेज़ी से इस तरफ को बढ़ गई जिधर से सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। डुमेरी भी उठकर खड़ी हो गई और वैसे ही गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन सिवाय रेलवे स्टेशन की बत्तियों के हर तरफ अंधेरा और सकूत ही था। इसने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया और कुर्सी पर दोबारा बैठ गई। चंद लम्हों बाद कैथी वापस आई तो इसके हाथ में कॉर्डलेस फ़ोन था। वहाँ 2 नंबर हैं, एक तो डॉक्टर हारंग के ऑफिस में इनका ज़ाती नंबर है, दूसरा आम है। ऑफिस तो ज़ाहिर है बंद होगा, इसलिए दूसरे नंबर पर ट्राई करते हैं, डुमेरी ने कहा और तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मादाम डुमेरी बोल रही हूँ। तुम कौन बोल रही हो, डुमेरी ने कहा। ओह ओह मादाम आप, मैं हॉस्टन बोल रहा हूँ मादाम, दूसरी तरफ से तेज़ लहजे में कहा गया। मार्टिन कहाँ है, इससे बात कराओ, डुमेरी ने मुलाजिमों के इंचार्ज का नाम लेते हुए कहा। वो तो हलाक हो चुके हैं मादाम, अभी हम इसकी लाश डॉक्टर हारंग साहब के ऑफिस से उठाकर ले आए हैं, हॉस्टन ने कहा। तो डुमेरी बेख्तियार उछल पड़ी। हलाक हो चुका है, क्या मतलब, कैसे, डुमेरी ने कहा। आपकी वापसी के बाद एक कार आई, गेट पर कहा गया कि GP5 का कर्नल डेविड आया है, इसलिए मार्टिन ने गेट खोल दिया। कार अंदर आ गई, इसमें से एक औरत और 4 मर्द मौजूद थे। मार्टिन ने इनसे बात की, फिर मार्टिन के कहने पर हम सब सिटिंग रूम में इकट्ठे हो गए। आने वालों ने पूरी रिहाइशगाह की तलाशी ली। इसके बाद इनका इंचार्ज, जो अपने आप को कर्नल डेविड कह रहा था, मार्टिन को साथ ले जाकर डॉक्टर हारंग साहब के दफ्तर में चला गया। फिर काफ़ी देर बाद वो बाहर आया तो मार्टिन को अंदर ही छोड़ आया। उन्होंने हमें इकट्ठा करके कहा कि मार्टिन इंतहाई ज़रूरी काम में मसरूफ़ है, इसलिए उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। इसके बाद वो कार में बैठकर वापस चले गए। फिर आधे घंटे के बाद एक और कार आ गई, इसमें भी GP5 का कर्नल डेविड था। मैंने गेट खोल दिया, कार अंदर आ गई। इसमें 2 आदमी थे और इनमें से एक भी यही कह रहा था कि वो GP5 का कर्नल डेविड है, जबकि हमने उन्हें बताया कि पहले भी लोग आए थे और वो भी अपने आप को यही कह रहे थे। और वो मार्टिन को ऑफिस में ले गए थे और मार्टिन अभी तक ऑफिस में है, तो वो सीधे दफ्तर में गए। वहाँ जाकर पता चला कि मार्टिन की लाश पड़ी हुई है, इसे गर्दन तोड़कर हलाक किया गया है। इस पर कर्नल डेविड साहब ने बताया कि पहले आने वाले पाकिस्तानी एजेंट थे। इस पर मैंने उन्हें बताया कि वो अपने साथ मार्टिन का वो ट्रांसमीटर भी ले गए हैं जिस पर वो डॉक्टर हारंग से बात किया करता था, और इनके पास एक सुर्ख रंग की फाइल भी थी। फिर मैंने इन्हें वो खुफिया अलमारी भी खोलकर दिखाई जिसमें फाइलें भरी होती थीं और जिसमें मार्टिन का ट्रांसमीटर मौजूद था। इसके बाद कर्नल डेविड साहब ने फ़ोन पर प्रेसिडेंट हाउस में सदर साहब से बात की और इन्हें सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर हारंग से 10 मिनट बाद फ़ोन पर बात कर लें। इसके बाद उन्होंने हमें भेज दिया और वो दोनों अभी ऑफिस में ही मौजूद हैं। हम अभी मार्टिन की लाश लेकर वहाँ से आए हैं कि आपकी कॉल आ गई, हॉस्टन ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात ठीक है, ठीक है, मेरी कॉल के बारे में कर्नल डेविड को कुछ ना बताना, ओके, मादाम डोमेई ने कहा और फ़ोन ऑफ कर दिया। ये तो इंतहाई हैरतअंगेज़ बात है, वो फाइल कैसी होगी, कैथी ने जो पास खड़ी फ़ोन पर सारी बात सुन रही थी, फ़ोन ऑफ होते ही बोल पड़ी। ये इमरान वाकई ज़हीन आदमी है, इसने यकीनन वो फाइल उठाई है, तो यकीनन इससे वो फ़ायदा उठाएगा और लामहला अब वो यहाँ आएगा, डोमेई ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि फाइल में कॉम्प्लेक्स का नक्शा होगा, कैथी ने कहा। जाहिर है, और क्या हो सकता है, अब किसी साइंसी फार्मूले की फाइल तो वो उठाने से रहा, डोमेई ने कहा।
और कैथी ने इस बात में सर हिला दिया। मादाम, एक आदमी रेलवे स्टेशन की तरफ इधर आ रहा है, अचानक फ्रंट साइड पर मौजूद निगरानी करने वाले ने कहा। तो डोमेरी और कैथी दोनों बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। वो दोनों इस आदमी की तरफ लपकी। मुझे नाइट टेलीस्कोप दिखाओ, डोमेरी ने कहा और इस आदमी ने गले से नाइट टेलीस्कोप निकालकर डोमेरी की तरफ बढ़ा दी। डोमेरी ने नाइट टेलीस्कोप आंखों से लगाई और गौर से रेलवे स्टेशन की तरफ देखने लगी। ओह, वाकई ये इधर ही आ रहा है, लेकिन ये तो अकेला है और इसके हाथ में बैग भी है। कहीं ये कोई मुसाफिर ना हो, डोमेरी ने कहा। मुसाफिर तो वो तब होता जब रेलवे स्टेशन पर कोई गाड़ी आती, और अगर गाड़ी आती तो हमें इसकी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती, कैथी ने कहा। हाँ, डोमेरी ने कहा और फिर वो साथ खड़े आदमी से मुखातिब हो गई। ड्यूक को बुलाओ, जल्दी, डोमेरी ने इस आदमी से कहा। तो वो सर हिलाता हुआ तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ये आदमी इस तरह इत्मीनान से चल रहा है जैसे इसे कोई फिक्र ही ना हो। अगर ये कोई दुश्मन एजेंट होता तो यकीनन इसके चलने का अंदाज ये ना होता, डोमेरी ने कहा। मुझे दिखाएं टेलीस्कोप, कैथी ने कहा। तो डोमेरी ने टेलीस्कोप इसकी तरफ बढ़ा दी। ओह, ये तो वाकई इत्मीनान भरे अंदाज में आ रहे हैं, कैथी ने कहा। यस मादाम, इसीलिए मैं ड्यूक ने ऊपर आकर कहा। देखो, रेलवे स्टेशन की तरफ से एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है, तो इसे तुम जिंदा पकड़ना है और फिर अंदर ले आना है, लेकिन पहले इसकी और इसके बैग की तलाशी ले लेना। हो सकता है कि कोई मुखबर हो, डोमेरी ने कहा। यस मादाम, ड्यूक ने कहा और तेजी से वापस चला गया। डोमेरी ने दोबारा कैथी के हाथ से नाइट टेलीस्कोप लेकर आंखों से लगा ली। वो आदमी इसी तरह इत्मीनान से आगे बढ़ता चला आ रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो सीड फार्म के फाटक के पास पहुंच गया। अभी वो करीब ही पहुंचा था कि अचानक दो साए भूखे उकाबों की तरह उस पर झपट पड़े और माहौल में इस आदमी की चीख सुनाई दी और फिर इसके नीचे गिरने का धमाका सुनाई दिया। डोमेरी ने नाइट टेलीस्कोप आंखों से हटा दी और अब वो वैसे ही उसे देख रही थी। हमला करने वालों में से एक खुद ड्यूक था और दूसरा इसका साथी, और ड्यूक ने बड़े माहिराना अंदाज में उसे नीचे गिराकर जल्दी से इसके दोनों हाथ उकुम में करके इसकी किलाइयों में क्लिप कर दिया था और फिर इसे खड़ा कर दिया। इस आदमी के मुंह से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जैसे वो इंतहाई खौफजदा हो। ड्यूक के साथी ने इसे एक हाथ से काबू किया और बड़े माहिराना अंदाज में इसकी जिस्मानी तलाशी लेने लगा। फिर इसने इसका एक तरफ पड़ा हुआ थैला उठाया और इसे खोलकर चेक करने लगा। आओ नीचे, डोमेरी ने नाइट टेलीस्कोप के साथ खड़े हुए आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कैथी भी इनके पीछे पीछे थी। जब वो दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे बरामदे में पहुंची तो ड्यूक इस आदमी को बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ बरामदे की तरफ लेकर जा रहा था। दफ्तर में ले आओ उसे, डोमेरी ने कहा और तेजी से दफ्तर की तरफ मुड़ गई। इसे दफ्तर का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर ट्यूब जला दी। दफ्तर में रोशनी फैल गई। चंद बाद ड्यूक इस आदमी को लिए दफ्तर में दाखिल हुआ। ये मकामी आदमी था और इसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ के तासुरात भी नुमाया थे। इसके जिस्म पर आम सा लिबास था। इसके पास कोई हथियार नहीं है मादाम, ड्यूक ने कहा। कौन हो तुम, डोमेरी ने तेज और तहकमाना लहजे में इस आदमी से मुखातिब होकर कहा। मैं मर्फी हूँ, हैरी का भाई। हैरी यहाँ का चौकीदार है, आने वाले ने हिकलाते हुए जवाब दिया। कहाँ से आए हो, डोमेरी ने पूछा। कातिज गांव से, मर्फी ने जवाब दिया। कहाँ है ये कातिज गांव, डोमेरी ने पूछा। रेलवे स्टेशन के पास 10 किलोमीटर दूर है, मर्फी ने जवाब दिया। तुम वहाँ से पैदल आ रहे हो, डोमेरी ने पूछा। नहीं मादाम, कातिज से स्टेशन तक मैं बस में आया हूँ और वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। लेकिन ये सब क्या है, आप कौन हैं, हैरी कहाँ है, मर्फी ने जवाब कहा। लेकिन तुम इस वक्त क्यों आ रहे हो, इस थैले में क्या है, डोमेरी ने पूछा। जी, सुबह मैंने मजदूरी पर जाना होता है, इसलिए मैं हमेशा इसी वक्त आता हूँ ताकि भाई हैरी से मिलकर इसे बाग के हालात भी बता दूँ और इसे मशवरा भी कर लूँ। हैरी मेरा बड़ा भाई है। हमारा कातिज गांव में छोटा सा बाग है मादाम। हैरी कहाँ है, मर्फी ने कहा। ड्यूक, डोमेरी ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय पास खड़े ड्यूक से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, ड्यूक ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इसके थैले में क्या है, डोमेरी ने पूछा। कपड़ों का एक जोड़ा, एक छोटा तौलिया है और बस, ड्यूक ने जवाब दिया। ये हैरी का जोड़ा और तौलिया है। पिछले हफ्ते मैं धुलवाने के लिए लेकर गया था, वो इसे देने आया हूँ, मर्फी ने कहा। ड्यूक, हमारे सामान में मेकअप वॉशर तो है, वो ले आओ, मुझे ये शख्स मेकअप में लगता है, डोमेरी ने कहा। यस मादाम, ड्यूक ने कहा और तेजी से दफ्तर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जनाब, मैं तो मर्फी हूँ, हैरी का भाई। हैरी कहाँ है, मर्फी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसे और इसके साथियों को तिल अबीब भिजवा दिया गया है।
यहाँ दुश्मन एजेंटों के हमले का खतरा था, इसलिए अब हम यहाँ हैं। डुमेई ने इसकी आंखों को बगौर देखते हुए कहा। दुश्मन? मगर मैं तो हैरी का भाई हूँ। अब बेशक मेरे साथ आदमी भेजकर कातिश गांव में किसी से पूछ लें, मर्फी ने और ज्यादा खौफजदा होते हुए कहा। या तो ये शख्स वाकई कोई देहाती है या फिर ये गजब का अदाकार है, डुमेई ने कहा। मैं देहाती ही हूँ, अब बेशक मेरे साथ आदमी भेज दें, मर्फी ने कहा। अभी मालूम हो जाता है कि तुम कौन हो, डुमेई ने कहा, और चंद लम्हों बाद ड्यूक अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में एक जदीद साख्त का मेकअप वॉशर मौजूद था। इसका मेकअप चेक करो, डुमेई ने कहा। यस मादाम, ड्यूक ने कहा, और मेकअप वॉशर का प्लग सॉकेट में लगाकर इसने इसका गिलाफ मर्फी के सर और चेहरे पर चढ़ाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो? ये मैं तो बेगुनाह हूँ, मैं तो मर्फी हूँ, हैरी का भाई, इस आदमी ने बुरी तरह इधर उधर सर मारते हुए कहा। इसके लहजे में अब शदीद खौफ नुमाया था। जो हम कर रहे हैं ऐसा होने दो, अगर तुमने गड़बड़ की तो गोली मार दूंगी, डुमेई ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो मर्फी बेख्तियार सहम कर खामोश हो गया। ड्यूक ने इसके सर और गर्दन पर कंटूप सा चढ़ाया और इसके बटन बंद करके इसे वॉशर ऑन कर दिया। इस आदमी ने बेख्तियार हिलना शुरू कर दिया तो ड्यूक ने इसका बाजू मजबूती से पकड़े रखा। चंद लम्हों बाद इसने वॉशर बंद कर दिया और फिर इसके चेहरे से कंटोप उतारना शुरू कर दिया। ओह, ये तो वाकई मेकअप में नहीं है, डुमेई ने कंटोप हटते ही वही शक्ल देखते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मर्फी की आंखें खौफ से फैली हुई थी और इसके चेहरे पर खौफ जैसे मुजस्सिम होकर रह गया था। मैं मर्फी हूँ, आप यकीन करें मैं मर्फी हूँ, मर्फी ने इस बार इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। ओके, ये वाकई किसी चौकीदार का भाई है, इसे वापस भेज दो, डुमेई ने तवील सांस लेते हुए कहा। मादाम, ये बाद में हमारे लिए मसला ना बन जाए, ड्यूक ने कहा। इस बेचारे ने क्या मसला बनना है, जाओ इसे गेट से बाहर छोड़ाओ, डुमेई ने कहा, और ड्यूक ने इस बात में सर हिला दिया। सुनो मर्फी, तुम्हारा भाई दारुल हुकूमत गया हुआ है, हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम एक मासूम आदमी हो और मैं नहीं चाहती कि किसी मासूम और बेगुनाह का खून यहाँ बहे, इसलिए तुम खामोशी से वापस अपने घर चले जाना। तुम्हारा भाई एक हफ्ते बाद वापस घर पहुँच जाएगा, डुमेई ने मर्फी से मुखातिब होकर कहा। जी, आपकी मेहरबानी, आप बहुत रहमदिल हैं जनाब, मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, लेकिन एक दरख्वास्त है जी, मर्फी ने कहा तो डुमेई चौंक पड़ी। कैसी दरख्वास्त? डुमेई के लहजे में शक की परछाइयाँ नुमाया थी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिलवा दें, मर्फी ने सहमे हुए लहजे में कहा तो डुमेई बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम वाकई सीधे साधे देहाती आदमी हो, ड्यूक, इसके हाथ खोल दो और इसे पानी पिलाकर वापस गेट पर छोड़ाओ। मैं और कैथी ऊपर छत पर जा रही हैं, डुमेई ने कहा। यस मादाम, ड्यूक ने कहा, और डुमेई कैथी को अपने साथ आने का इशारा करती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। यह आदमी वाकई देहाती था, ख्वामख्वाह बेचारा इधर आ निकला और इसे अजाब भुगतना पड़ा, कैथी ने छत पर पहुंचकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, बहरहाल तसल्ली तो करनी होती है, डुमेई ने जवाब दिया, और कैथी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ड्यूक ऊपर आया और इसने बताया कि इसके हुक्म की तामील में इस आदमी को पानी पिलाकर वापस भिजवा दिया है। तो डुमेई ने इस बात में सर हिला दिया और फिर ड्यूक के वापस जाने के बाद वो दोनों एक बार फिर बातों में मसरूफ हो गई। मादाम, मादाम, 4 कारें आ रही हैं, अचानक छत के दाएं कोने में मौजूद आदमी ने चीखते हुए कहा। तो मादाम, डुमेई और कैथी दोनों बेख्तियार उछल पड़ी। 4 कारें? कहाँ हैं? किसकी हैं? डुमेई ने कहा और तेजी से दौड़ती हुई इस तरफ को बढ़ गई जिधर वो आदमी आंखों से नाइट टेलीस्कोप लगाए खड़ा था। ये तो GP5 की कारें हैं मादाम, इस आदमी ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। ओह ओह, दिखाओ मुझे, डुमेई ने कहा, और इस आदमी ने गले से नाइट टेलीस्कोप उतारकर डुमेई के हाथ में दे दी, जबकि दूसरे कोने में मौजूद अफराद भी तेजी से दौड़ते हुए इनके करीब आ गए। कैथी ने इनमें से एक आदमी का नाइट टेलीस्कोप ले ली। हाँ, ये GP5 की कारें हैं। ओह, तो कर्नल डेविड आ रहे हैं, इसे यहाँ का कैसे इल्म हो गया, मादाम, डुमेई ने कहा। हो सकता है कि इमरान और इसके साथियों के पीछे यहाँ आए हों, कैथी ने कहा। जब वो यहाँ नहीं आए तो ये इनके पीछे कैसे आ सकते हैं? ड्यूक को बुलाओ, जल्दी करो, डुमेई ने चीखते हुए कहा। तो एक आदमी तेजी से मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। चंद लम्हों बाद ड्यूक दौड़ता हुआ ऊपर आया। ड्यूक, GP5 की कारें आ रही हैं, ये शायद अल्जौफ कस्बे से आ रही हैं, हमने इन्हें बाहर ही रोकना है। तुम ऐसा करो कि सब साथियों को मिसाइल गनें और मशीन गनें देकर छत और कोनों पर खड़ा कर दो और मुझे लाउड स्पीकर ला दो ताकि मैं ऊपर से इनसे बात कर सकूं, डुमेई ने कहा। तो ड्यूक ने इस बात में सर हिला दिया और तेजी से वापस पलट गया। चंद लम्हों बाद एक आदमी ने इसे बैटरी से चलने वाला एक छोटा सा लाउड स्पीकर लाकर दिया तो मादाम, डुमेई ने इसे हाथ में पकड़ लिया
कारें अब काफी करीब आ चुकी थीं। कारें जहां भी हैं वहां रुक जाएं, वरना इन पर मिसाइल फायर कर दिए जाएंगे। मादाम डोमेई ने लाउड स्पीकर को मुंह से लगाकर इसे ऑन करने के बाद चीखते हुए कहा। लाउड स्पीकर की वजह से इसकी आवाज दूर दूर तक फैलती चली गई और इसके साथ ही इसने चारों कारों को वहां रुकते देखा। मैं मादाम डोमेई बोल रही हूँ, स्ट्रीट फार्म से। अगर तुम्हारे साथ कर्नल डेविड है तो इसे कहो कि वो अकेला आकर मुझसे मिल सकता है। एक कार आगे आ सकती है। अगर और कोई कार के आगे आई तो दूसरे लम्हे मिसाइल फायर कर दिए जाएंगे, डोमेई ने चीखते हुए कहा। नाइट टेलीस्कोप इसने इस दौरान मुसलसल आंखों से लगाई हुई थी। डोमेई के ऐलान के साथ ही इसने सबसे आगे वाली कार में से एक आदमी को उतरकर उकबी कार की तरफ जाते हुए देखा। इसके साथ ही पहली कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। ड्यूक को कहो कि जाकर कर्नल डेविड को अपने साथ लेकर आए, डोमेई ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गई। इसका आदमी तेजी से भागता हुआ इससे पहले सीढ़ियों तक पहुंच गया था। डोमेई और कैथी नीचे पहुंच गई। यस मैडम, ड्यूक ने कहा। ड्यूक, अपने आदमियों को छत पर तैनात करो और खुद बाहर जाकर कर्नल डेविड को अपने साथ यहाँ दफ्तर में ले आओ। इसकी कार को बाहर ही रोक देना और अगर दूसरी कारें आगे आने लगें तो बेशक इन पर मिसाइल फायर कर देना, डोमेई ने कहा। यस मैडम, ड्यूक ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। तो डोमेई तेजी से दफ्तर की तरफ बढ़ गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।